आज हमारे पास जो स्रोत है वो रायगढ़ के एक स्कूल की कहानी सुनाता है, पर ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें अपराध है, बदला है और मतलब मनोविज्ञान और लोक कथाओं का एक बहुत अजीब सा संगम है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये कहानी एक मानवीय त्रासदी से शुरू होती है, एक एक घिनौना अपराध, और फिर वो एक ऐसी अलौकिक दुनिया में उतर जाती है जहां इंसानी लालच और वासना की कोई सीमा ही नहीं रहती। तो आज की हमारी पड़ताल इसी पर है। हम इस कहानी की परतों को खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंसानी भावनाएं जैसे वासना और बदला अलौकिक घटनाओं को जन्म दे सकती हैं। या कम से कम उन्हें अपनी तरफ खींच सकती हैं। हाँ, चलिए समझते हैं कि कैसे एक सम्मानित स्कूल हमेशा के लिए वीरान हो गया। तो कहानी की शुरुआत होती है रायगढ़ के एक सरकारी स्कूल से। जी। ये आसपास के कोई 10-15 गांवों का इकलौता स्कूल था, तो काफी इज्जत थी इसकी। बिल्कुल। और यहाँ एक चपरासी था जिसके बारे में स्रोत में साफ लिखा है कि उसकी मानसिकता बहुत ही खराब थी। शादीशुदा होने के बावजूद उसकी नजर हमेशा दूसरी औरतों पर रहती थी। और यही कहानी का वो पहला मनोवैज्ञानिक बीज बोया जाता है। इसी माहौल में स्कूल में एक नई अंग्रेजी की टीचर आती हैं। हाँ। वो बहुत खूबसूरत थी और उनका स्वभाव भी बहुत हंसमुख और मिलनसार था। और चपरासी उनके इसी स्वभाव का गलत मतलब निकाल बैठता है। हाँ, ये होता है। उससे लगता है कि अगर कोई महिला उससे हंसकर बात कर रही है तो वो उसमें दिलचस्पी ले रही है। वो धीरे धीरे उन्हें परेशान करने लगता है। कभी बेवजह क्लासरूम के चक्कर काटना, कभी घूरना। ये क्लासिक पैटर्न है। देखिए, ऐसे लोग अक्सर विनम्रता और दोस्ती को एक तरह का आमंत्रण समझ लेते हैं। वो अपनी इच्छाओं को सामने वाले पर थोपते हैं और फिर एक दिन वो अपनी हद पार कर देता है। हाँ, स्कूल में एक फंक्शन होता है। टीचर ने काले रंग की साड़ी पहनी थी और वो बहुत सुंदर लग रही थी। चपरासी भीड़ का फायदा उठाकर उनके पास जाता है और जानबूझकर उनकी कमर पर हाथ फेर देता है। और बस यहीं पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। वो टीचर चुप रहने वालों में से नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वो भरी भीड़ में सबके सामने घूमकर उस चपरासी को एक जोरदार थप्पड़ मारती हैं, उसे गालियां देती हैं, जलील करती हैं। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था। नहीं, ये एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन था। उसकी इज्जत का सबके सामने फालूदा बन गया था और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। सही बात है। उस चपरासी को स्कूल से निकाल भी दिया जाता है, लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। जी। गांव के प्रधान की सिफारिश पर उसे वापस नौकरी पर रख लिया जाता है। वो सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है, टीचर के पैरों में भी गिर जाता है। और टीचर बड़े दिल वाली होने के नाते उसे माफ कर देती हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो सुधर गया है। कुछ समय के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, ये तूफान से पहले की शांति थी। वो माफी सिर्फ एक दिखावा थी। अंदर बदले की आग और भी ज्यादा भड़क रही थी। अब तक की कहानी एक अपराध और उसके बाद के तनाव की कहानी लग रही थी, लेकिन हमारे स्रोत में यहाँ से जो होता है वो इस पूरी कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। मुझे भी ये पढ़कर हैरानी हुई थी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से अपराध और मनोविज्ञान के साथ नियति, या कहें कि होनी, वो भी अपना खेल खेलना शुरू कर देती है। मौका मिलता है 15 अगस्त की तैयारी के दौरान। टीचर बच्चों को डांस सिखा रही थी और चपरासी खिड़की से छुपकर उन्हें देख रहा था। उन्हें नाचते हुए देखकर उसके मन में वो अपमान और बदला लेने की भावना फिर से जाग उठती है। और उस दिन कुछ ऐसा होता है कि रिहर्सल में देर हो जाती है। सारे बच्चे और बाकी टीचर चले जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी की टीचर कुछ काम पूरा करने के लिए स्कूल में रुक जाती हैं। हाँ। स्रोत में इस हिस्से का जिक्र बड़े अजीब ढंग से किया गया है, जैसे कोई शक्ति उन्हें वहां रोक रही हो। हाँ, ऐसा लगता है जैसे समय उनके खिलाफ हो गया हो। वो निकलने लगती हैं तो याद आता है कि पर्स क्लास में रह गया। अच्छा। पर्स लेने जाती हैं तो वॉशरूम जाने का ख्याल आता है। ये छोटी छोटी बातें उन्हें उस स्कूल में रोके रखती हैं और चपरासी को उसका मौका दे देती हैं। ये एक दिलचस्प बिंदु है ना? क्या ये महज एक संयोग था या किसी अनहोनी का संकेत? अक्सर लोक कथाओं में भाग्य को एक किरदार की तरह पेश किया जाता है, जो किरदारों को उनके अंजाम तक धकेलता है। और चपरासी इसी मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही टीचर वॉशरूम में जाती हैं, वो बाहर से कुंडी लगा देता है। ओहो। पूरी रात टीचर मदद के लिए चिल्लाती रहती हैं, लेकिन स्कूल सुनसान था। रात गहराने पर वो स्कूल का ताला खोलकर अंदर घुसता है और फिर वो अपनी सारी हदें पार कर देता है। मतलब? वो टीचर को बालों से पकड़कर खींचता है, उन्हें बेरहमी से मारता है, उनके साथ बलात्कार करता है और फिर गला घोंटकर उनकी हत्या कर देता है। ये दो वहशीपन की इंतहा थी, लेकिन इसके बाद वो जो करता है वो बताता है कि ये सिर्फ गुस्से में किया गया अपराध नहीं था। तो वो
सबूत मिटाने की पूरी कोशिश करता है। उनकी लाश को स्कूल के पीछे बगीचे में एक फावड़े से गड्ढा खोदकर दफना देता है और नल से पानी लेकर सारे सबूत मिटा देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, एक मामूली चपरासी के अंदर इतनी शातिर प्लानिंग करने की सोच कहाँ से आई? क्या स्रोत इस पर कोई रोशनी डालता है? स्रोत बताता है कि उसने उस जगह को जानबूझकर चुना था। अच्छा। क्योंकि वहां पहले से ही बागवानी के लिए कुछ खुदाई का काम चल रहा था। इससे किसी को शक नहीं होता कि जमीन ताज़ा खोदी गई है। ये दिखाता है कि उसके मन में ये योजना शायद उस थप्पड़ वाले दिन से ही बन रही थी। ये एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई हत्या थी। लेकिन वो एक चीज नहीं मिटा पाया, अपना अपराध बोध। कुछ ही दिनों बाद उसे टीचर की आत्मा दिखने लगती है। कभी वो क्लास की बेंच पर बैठी मुस्कुराती हुई दिखती, तो कभी किसी कोने में चुपचाप खड़ी नजर आती। वो बुरी तरह डर जाता है। और इसी डर में वो एक और गलती कर बैठता है। हाँ। एक रात वो ये पक्का करने के लिए कि कहीं वो जिंदा तो नहीं रह गई, कब्र खोदने पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो गड्ढा खोदता है, उसके होश उड़ जाते हैं। गड्ढे में लाश थी ही नहीं, वो खाली था। क्या? चपरासी घबराकर इधर उधर देखता है और तभी उसे टीचर की आत्मा फावड़ा लिए अपनी तरफ आती दिखती है। वो उस पर फावड़े से हमला करके उसे मार डालती है। लेकिन सबसे अजीब बात तो अगले दिन होती है ना? बिल्कुल। और यही वो बिंदु है जहां ये कहानी एक साधारण क्राइम स्टोरी से एक सच्ची रहस्यमयी कहानी बन जाती है। सोचिए, गांव वालों को एक ही गड्ढे में 2 लाशें मिलती हैं। हाँ? टीचर की और उसके हत्यारे की, जिसके शरीर के टुकड़ा हो चुके हैं। पुलिस के लिए भी ये एक बंद गली थी। अगर चपरासी ने टीचर को मारा तो चपरासी को किसने मारा? ये सवाल आज भी उस गांव में गूंजता है। बिल्कुल। इस घटना के बाद वो स्कूल प्रेतवादित हो जाता है। लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, परछाइयां दिखती हैं, और जो भी स्कूल में जाता उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता। आखिरकार डर के मारे स्कूल पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर चपरासी और टीचर की कहानी का एक भयानक अंत होता है। पहला चक्र पूरा हो जाता है। अपराध और बदला, उस जगह की ऊर्जा, वहां का माहौल पूरी तरह से नकारात्मक और भयानक हो जाता है। ज्यादातर कहानियां यहीं खत्म हो जाती। स्कूल वीरान हो गया, बात खत्म। लेकिन हमारे स्रोत के मुताबिक ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। हाँ। असल कहानी तो अब शुरू होती है। बिल्कुल। ऐसी जगहों की कहानियां कभी मरती नहीं है। वो बस सही वक्त और सही इंसान का इंतजार करती हैं। और इस कहानी में वो इंसान 2 साल बाद आया, एक नए हेडमास्टर के रूप में। और ये कोई डरपोक इंसान नहीं था। वो पढ़ा लिखा, निडर और तर्क पर विश्वास करने वाला नौजवान था। भूत प्रेत को अंधविश्वास मानता था। उसने ठान लिया कि वो इस स्कूल को दोबारा शुरू करवाएगा। इस कहानी में हेडमास्टर का किरदार क्लासिक अहंकारी नायक जैसा है, जिसे हम कई पौराणिक कथाओं में देखते हैं। अच्छा। उसकी सोच है कि वो तर्क और विज्ञान से हर चीज पर काबू पा सकता है, और यही अहंकार उसे अलौकिक शक्तियों के सामने कमजोर बना देता है। वो स्कूल को दोबारा खुलवाता है, सफाई करवाता है। कुछ बच्चे भी डरते डरते आने लगते हैं। कुछ समय तक सब ठीक चलता है, लेकिन हेडमास्टर को भी स्कूल में अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। जैसे कि कभी खाली क्लासरूम से बच्चों के हंसने की आवाजें, कभी परछाइयां दिखना, और स्रोत में एक बहुत अजीब बात का जिक्र है कि उसे अक्सर एक स्त्री पुरुष को संभोग करते हुए देखने का भ्रम होता था। ये दिलचस्प है। शायद ये उस जगह में बसी वासना और हिंसा की ऊर्जा का प्रतीक था, जो अब भी वहां मौजूद थी। लेकिन हेडमास्टर इन सब चीजों को अपने मन का वहम समझकर नजरअंदाज करता रहता है। वो अपनी तर्क शक्ति पर अड़ा रहता है। बिल्कुल। लेकिन एक रात उसे अपनी सोच बदलनी पड़ती है। जोरदार तूफान आता है, गांव का रास्ता बंद हो जाता है और उसे अकेले ही स्कूल में रुकना पड़ता है। अच्छा। उस रात उसके साथ असल में डरावनी घटनाएं होती हैं। छत पर एक भयानक चेहरा दिखता है, कमरे की खिड़की अपने आप जोर से बंद हो जाती है, और फिर कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। क्या होता? उसे खिड़की के बाहर एक सियार दिखता है, जो धीरे धीरे एक बेहद खूबसूरत औरत में बदल जाता है। यहाँ से कहानी पूरी तरह लोक कथाओं के दायरे में चली जाती है। हेडमास्टर, जो एक कुंवारा लड़का था, उस औरत के सौंदर्य में खो जाता है। हाँ, वो उसे अंदर बुलाता है और उसके साथ रात बिताता है। उसकी यही कमजोरी, उसकी वासना, उसके विनाश का कारण बनती है। स्रोत में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि उसका पतन भूत प्रेत की वजह से उतना नहीं हुआ जितना खुद की वासना और लालच पर काबू न रख पाने की वजह से हुआ। सुबह वो औरत गायब हो जाती है। हेडमास्टर उसे पाने के लिए बेचैन हो जाता है। तभी उसकी मुलाकात एक रहस्यमय बूढ़े बाबा से होती है, जो उसे बताता है कि वो कोई आम औरत नहीं बल्कि एक कर्ण पिशाचिनी थी।
एक मिनट, ये कर्ण पिशाचनी क्या होती है? हमारे कई श्रोताओं ने शायद ये नाम पहली बार सुना होगा। स्रोत में इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, कर्ण का मतलब है कान। लोक कथाओं और तंत्र मंत्र की दुनिया में कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी सिद्धि या शक्ति होती है जो साधक के कान में आकर उसे भूत, भविष्य और किसी के भी मन की बातें बता देती है। ओह, अच्छा। ये आपको मतलब जबरदस्त शक्ति दे सकती है। आप किसी का भी राज जान सकते हैं, गड़ा हुआ खजाना ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसे सिद्ध करने की प्रक्रिया बहुत खतरनाक और घिनौनी होती है और इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसा कि हेडमास्टर की कहानी में हम देख रहे हैं। बिल्कुल। और वो बाबा हेडमास्टर को यही लालच देता है। वो उसे उस पिशाचिनी को सिद्ध करने का तरीका बताता है ताकि वो हमेशा के लिए उसकी हो जाए। और हेडमास्टर लालच में अंधा हो जाता है। हाँ। और यहां से उसका पतन निश्चित हो जाता है। पूर्णिमा की रात को कब्रिस्तान में एक भयानक तांत्रिक अनुष्ठान होता है। स्रोत में इसका बड़ा वीभत्स वर्णन है। हेडमास्टर वो सिद्धि हासिल कर लेता है। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। कर्ण पिशाचनी उसके कानों में लोगों के राज बताती है, जिससे वो उनकी मदद करके और कभी-कभी ब्लैकमेल करके बहुत अमीर हो जाता है। और रात में वो पिशाचनी एक खूबसूरत औरत के रूप में आके उसकी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करती है। उसे दौलत, शोहरत, सुख सब कुछ मिल जाता है। ये एक तरह का सौदा था, फॉस्टियन बार्गेन जिसे कहते हैं। लेकिन ऐसे हर सौदे की एक शर्त होती है। क्या शर्त थी? बाबा ने उसे चेतावनी दी थी कि किसी और महिला की तरफ नजर मत डालना, क्योंकि पिशाचनी एक पत्नी के रूप में सिद्ध होती है और वो अपना पति किसी के साथ नहीं बांट सकती। लेकिन इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है ना? बिल्कुल। एक ही तरह के अनुभव से हेडमास्टर उस पिशाचिनी से ऊब जाता है। उसे एक सामान्य जीवन की चाह होने लगती है। वो अपनी माँ के कहने पर शादी के लिए हाँ कर देता है और यहीं से उसकी बर्बादी शुरू होती है। मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। स्रोत के मुताबिक वो पिशाचनी से ऊब गया था। ये सिर्फ शादी की इच्छा नहीं थी, बल्कि इंसान की उस आदत की तरफ इशारा है जो हर चीज से ऊब जाता है, चाहे वो कितनी भी अलौकिक क्यों ना हो। अच्छा। शादी तो बस उस ऊब का एक बहाना थी। उसकी असली गलती थी उस शक्ति को मामूली समझना। जैसे ही वो शादी के लिए हाँ करता है, कर्ण पिशाचिनी का खूबसूरत रूप एक भयानक चुड़ैल में बदल जाता है। बाप रे। उसकी आंखें अंदर धंस जाती हैं, शरीर से बदबू आने लगती है। वो बदला लेने पर उतर आती है। वो एक एक करके हेडमास्टर के पूरे परिवार को खत्म कर देती है। उसकी मंगेतर, उसकी माँ, बहन और जीजा सबको बेरहमी से मार देती है। हेडमास्टर को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो खुद को बचाने की आखिरी कोशिश करता है। वो बाबा के पास वापस जाता है। हाँ। जो उसे हनुमान जी की एक मूर्ति देता है और कहता है कि इसे अपने कमरे में रखकर दरवाजा बंद कर लो, वो अंदर नहीं आ पाएगी। वो ऐसा ही करता है। पिशाचनी बाहर से दरवाजा पीटती है, चीखती है, उसे बाहर आने के लिए कहती है, लेकिन एक पल की कमजोरी में हेडमास्टर अपना सारा विवेक खो बैठता है। और ये उसकी आखिरी और सबसे बड़ी गलती थी। हाँ। वो सोचता है कि शायद वो उससे बात करके माफी मांगकर सब कुछ ठीक कर सकता है। उसे लगता है कि वो उस शक्ति को मना लेगा जिसे उसने खुद बुलाया था। ये उसके अहंकार का अंतिम प्रदर्शन था। सही कहा। वो हनुमान जी की मूर्ति को हटाकर दरवाजा खोल देता है। जैसे ही वो सुरक्षा कवच हटाता है, पिशाचनी कमरे में आती है और उसे इतनी बेरहमी से मारती है कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े पूरे घर में बिखरे मिलते हैं। ओह गॉड। अगले दिन गांव वाले जब दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं तो ये मंजर देखकर उनकी रूह कांप जाती है। कहानी का अंत और भी भयानक है। कहते हैं कि उस हेडमास्टर का अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं हो पाता, उसकी चिता में आग ही नहीं लगती। वो स्कूल और इसका घर दोनों हमेशा के लिए वीरान हो जाते हैं, जहां आज भी उस कर्ण पिशाचिनी और उन अतृप्त आत्माओं का वास माना जाता है। ये कहानी आखिर में एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। बुराई की असली जड़ कहाँ थी? क्या वो पहला अपराध था, चपरासी की वासना और बदला, जिसने उस जगह पर एक स्थायी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर दी, एक ऐसा द्वार खोल दिया जहां से बाकी बुरी चीजें अंदर आ गईं? या फिर ये कहानी सिर्फ इंसानी इच्छाओं के खतरनाक नतीजों की चेतावनी है, चाहे वो चपरासी की वासना हो, टीचर का बदला लेने वाली आत्मा हो, या फिर हेडमास्टर का धन और सुख का लालच। शायद अलौकिक शक्तियां सिर्फ एक आईना है जो हमारे अंदर छिपे राक्षसों को ही बड़ा करके हमें दिखाती हैं।